नमो मित्रों। कुछ दिनों पूर्व मैंने अल्लोपनिषद पर एक चलचित्र बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। और उस चलचित्र में मैंने कुछ वाक्यों में कहा था करपात्र स्वामी पृथ्वी के घूमने को नहीं मानते थे, जिसे रोटेशन कहते हैं। कैसे पृथ्वी घूमती नहीं है और स्थिर है, चलती नहीं है। इस पर अनेक लोगों ने कहा, नहीं आप करपात्र स्वामी को समझ नहीं पाए हैं, अचला का अर्थ ये नहीं है, वह नहीं है। इन लोगों ने वेदार्थ पारिजात ग्रंथ नहीं पढ़ा है। वेदार्थ पारिजात जिसका 1980 में प्रकाशन हुआ था, उसके पृष्ठ संख्या 1294 से 1300 पर करपात्र स्वामी जी ने अनेक युक्तियों से, तर्कों से और श्रुतियों से उन्होंने सिद्ध किया है, उनके शब्दों में उन्होंने सिद्ध किया है पृथ्वी घूमती नहीं है। तो इसी को मैं पढ़ देता हूँ। तस्माद् युक्तिभिः श्रुतिभिश्च पृथिव्यादीनां भ्रमण कल्पना भ्रांतिरेव सिद्ध्यति। यह 1300वां पृष्ठ है, वेदार्थ पारिजात पृष्ठ 1300। करपात्र स्वामी कहते हैं, ये मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। अनुवाद है व्रजवल्लभ द्विवेदी और गजानन शास्त्री मुसलगांवकर जी का। इस तरह से अनेक युक्तियों के आधार पर और अनेक श्रुति वचनों के आधार पर भी यह सिद्ध हो जाता है, पृथ्वी को भ्रमणशील मानने का सिद्धांत निराभ्रम है। यहाँ स्पष्ट उनके वचन हैं और अनुवाद भी ठीक ही है। पृथ्वी की भ्रमण की कल्पना भ्रांति है, ऐसा करपात्र स्वामी जी ने कहा है। वस्तुतः यहाँ भ्रांत करपात्र स्वामी ही है। पृथ्वी को भ्रमणशील मानने वाले भ्रांत नहीं हैं। 1970 के दशक की बात है। इससे बहुत पहले सिद्ध हो चुका है, अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणों से पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। सिद्ध हो चुका है। न्यूटन ने तो कहा ही था और फूको के लोलक ने इसे सिद्ध कर ही दिया था 19वीं शताब्दी के मध्य में। पर इन 7 पृष्ठों में जो करपात्रे स्वामी जी ने तर्क दिए हैं, उनको जानना मुझे लगता है ठीक रहेगा। उन्होंने क्यों ऐसा कहा है, और इससे हमें पता भी चलता है करपात्र स्वामी जी जिन विषयों का ज्ञान नहीं था, उन विषयों पर भी बहुत अधिकार से बोलने का प्रयास करते थे, बोलने लिखने का प्रयास करते थे। तो यहाँ इन्होंने जो लेख प्रारंभ किया है, ये दयानंद मत के खंडन के संदर्भ में है। तो वहाँ दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, पृथ्वी आदि ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं, जो सत्य है। यद्यपि दयानंद सरस्वती जी ने इसे वेद मंत्रों से सिद्ध करने का प्रयास किया। मेरे मत से वेद मंत्रों में ऐसा खींचतान कर अर्थ करके आज के विज्ञान की बातें सिद्ध करना, यह निरर्थक प्रयास है। वेद मंत्र वैदिक काल में रचे गए, लिखे गए बोल लीजिए, रचे गए बोल दीजिए, अथवा आत्मसात किए गए बोल दीजिए, और उनमें आज के समय का सारा विज्ञान है, ये तो एक अपने मन बहलाने वाली बात है। ऐसा नहीं। हम सोचें वेद मंत्रों में ब्लैक होल का भी ज्ञान है, ये तो एक बहुत मन बहलाने वाली बात है। ऐसा नहीं है। तो यह मान लेना वहाँ सब आज के विज्ञान का होगा, नहीं है। ठीक है, फिर भी दयानंद सरस्वती ने ठीक ही कहा था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो उसको खंडन करने के प्रसंग में करपात्र स्वामी जी ने आर्यभट्ट को, न्यूटन को, केपलर को, सबको नगण्य सिद्ध किया है अपनी युक्तियों से। तो वे कहते हैं, अब यहाँ थोड़ा इनके तर्क देख लीजिए। त्रयोदशी शतीम आरभ्य, इस खंड के प्रारंभ में ही एक व्याकरण की भूल है। त्रयोदश्या शत्या आरभ्य होना चाहिए। अपादान के साथ पंचमी में महाभाष्य में कार्तिक्या प्रभृति कहा गया है, और सिद्धांत कौमुदी का भी वचन है, प्रभृत्यर्थे पंचमी, प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी। तो जैसे कहते हैं, कौमुदी का उदाहरण है, भवात प्रभृति भवात आरभ्य वा सेव्यो हरि। तो यहाँ त्रयोदश्या शत्या आरभ्य, तो त्रयोदशीम शतीम आरभ्य। मैं अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ व्रजवल्लभ द्विवेदी और गजानन शास्त्री मुसलगांवकर का। ठीक अनुवाद है, कहीं अनुवादकों ने भी बड़ी भारी भूल की है। तो ईसा की 13वीं शताब्दी के बाद पाइथागोरस, केपलर, न्यूटन प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों ने पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत माना। सबसे पहले तो यहाँ इतिहास में ही करपात्र स्वामी जी भूल कर रहे हैं। पाइथागोरस का समय ईसा से 5-6 शताब्दियां पूर्व है, उसको ईसा की 13वीं शताब्दी के पश्चात मान रहे हैं।
और केपलर और न्यूटन को पाश्चात्य विद्वान कह रहे हैं। केपलर और न्यूटन तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान तो ठीक है आप बोल सकते हैं, पर पाइथागोरस को 13वीं शताब्दी के पश्चात का बता रहे हैं। फिर ये कहते हैं आर्यभट्ट पे। आर्यभट्ट बहुत प्रतिभाशाली गणितज्ञ थे और उन्होंने पहले, संभवतः उससे पहले किसी ने कहा हो, पर आर्यभट्ट ने जो कहा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो उस समय एक क्रांतिकारी बात थी जो आर्यभट्ट ने कही थी। तो आर्यभट्ट के विषय में रखते हैं। भारत में आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में पृथ्वी को अचल और सूर्य प्रभृति ग्रहों को चल माना। लल्ल वराहमिहिर प्रभृति के सामने जब उसकी प्रतिष्ठा न जमी तो उसने दूसरा ग्रंथ लिखा। यहाँ करपात्र स्वामी फिर भूल कर रहे हैं। लल्ल का समय आर्यभट्ट के समय से 2-3 शताब्दियां पीछे है। आर्यभट्ट का समय क्या है? 476 से 550 ईस्वी, और लल्ल का समय क्या है? 720 से 790 ईस्वी। तो दोनों के समय में बहुत अंतर है। दोनों के समय में लगभग आप जैसे मान लीजिए तो आर्यभट्ट के जन्म के 200-250 वर्ष पीछे लल्ल का जन्म है। तो कह रहे हैं लल्ल के सामने आर्यभट्ट की प्रतिमा न जमी तो आर्यभट्ट ने दूसरा ग्रंथ लिखा। फिर कहते हैं जिसमें पाइथागोरस की पद्धति से ही पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत सिद्ध किया आर्यभट्ट ने। लल्ल वराहमिहिर प्रभृति ने उसके इस पक्ष को प्रबल युक्तियों के सहारे धूल में मिला दिया। तो यहाँ धूलिसात कृतः कहते हैं। तो करपात्र स्वामी थोड़ा काव्यात्मक भाषा में लिख रहे हैं, लल्ल वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के सिद्धांत को धूल में मिला दिया। फिर आगे कहते हैं तो भी बाद में केपलर न्यूटन आदि के प्रयास से उसका मत जनता में पुनः प्रसिद्ध हो गया है। तो वस्तुतः करपात्र स्वामी जी कह रहे हैं आर्यभट्ट का सिद्धांत ठीक नहीं है, उसे लल्ल और वराहमिहिर ने युक्तियों से धूलिसात कर दिया, परंतु केपलर और न्यूटन जैसे विद्वानों का प्रयास से यह मत जनता में फिर प्रसिद्ध हो गया है। तो केपलर और न्यूटन को भी करपात्र स्वामी कुछ नहीं मान रहे हैं यहाँ पे, जो एक बड़ी चिंत्य बात है। यदि कोई व्यक्ति कहे केपलर और न्यूटन के प्रयास से कुछ नहीं हुआ तो ये बहुत ही चिंत्य बात है। वह व्यक्ति किस शताब्दी में जी रहा है ये हमें सोचना चाहिए। पाश्चात्य प्रभावित शिक्षा से उसका सन्निवेश हो जाने से इसका प्रसार पाश्चात्यों में और उनके अनुयायियों में बहुत हो गया है। तो पाश्चात्यों में और पाश्चात्यों के अनुयायियों में इस मत का प्रचार है पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है सत्य है। और जिस समय करपात्र स्वामी जी लिख रहे हैं 1980 में पुस्तक छपी है, उससे पहले भारत उपग्रह भी छोड़ चुका है आर्यभट्ट नाम का। उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, उससे पहले अनेक उपग्रह छोड़े जा चुके हैं, उससे पहले बम गिराए जा चुके हैं। पर करपात्र स्वामी अभी भी कह रहे हैं पृथ्वी घूमती नहीं है। तो फिर आगे कहते हैं बहुत अनेक फिर कहते हैं सापेक्ष गति का जो सिद्धांत है, रिलेटिव मोशन, उसको भी कहते हैं वो ठीक नहीं है। जो आर्यभट्ट ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। आर्यभट्ट ने कहा था जैसे नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को नाव स्थिर दिखती है और तट के वृक्ष चलते हुए दृष्ट होते हैं दिखते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले को पृथ्वी स्थिर दिखती है और ग्रह चलते हुए दिखते हैं, जो सत्य है। पृथ्वी पर रहने वाले को लगता है पृथ्वी स्थिर है और तारे, सूर्य, चंद्रमा चल रहे हैं, वस्तुतः पृथ्वी घूम रही है। उस कारण से तारे, सूर्य भी चल ही रहे हैं, परंतु जो हमें चंद्रोदय, चंद्रास्त अथवा तारों का उदय और अस्त और सूर्य का उदय और अस्त दिखता है, इसका कारण है पृथ्वी घूम रही है। अब आगे कहते हैं यह सिद्धांत दृष्टांत ठीक नहीं है। भ्रांत व्यक्ति को ही ऐसी प्रतीति होती है, जिसे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है उसे ऐसी प्रतीति नहीं होती। फिर करपात्र स्वामी कहते हैं प्रकाश की गति गिनकर लोग ये कह रहे हैं कुछ तारे करोड़ों योजन दूर हैं, पृथ्वी के चारों ओर ही घूमते हों तो उनकी गति के सहारे उनकी दूरी का निश्चय कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं तो यहाँ प्रकाश की गति की बात कर, वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति निकाली 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो फिर कहते हैं किंतु इन सब बातों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रकाश की गति भी आप गिन लें तो भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं क्योंकि सूर्य सिद्धांत में जिन ग्रहों के नाम स्पष्ट रूप से गिनाए गए हैं उन्हीं का भ्रमण माना जाता है। सूर्य सिद्धांत जो सैकड़ों सहस्रों वर्षों पुराना ग्रंथ है, कह रहे हैं उनमें जो तारे गिनाए गए हैं, जिन ग्रहों के नाम, तारे नहीं, जिन ग्रहों के नाम स्पष्ट रूप से गिनाए गए हैं उन्हीं का भ्रमण है और किसी का भ्रमण नहीं है। फिर आगे कहते हैं इसलिए धूमकेतु तारे पृथ्वी के जिस भाग पर एक बार दिखाई पड़ते हैं 100 वर्ष बाद वहीं देखे जाते हैं, इससे उनको स्थिर मानना ही उचित है। तो करपात्र स्वामी कह रहे हैं धूमकेतु तारे स्थिर हैं, यह भी असत्य है। जो आप जानते ही हैं धूमकेतु तारे, पुच्छल तारे जो होते हैं वो स्थिर नहीं है, वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उनका बहुत लंबा ऑर्बिट रहता
हैली का जो तारा था, जो 1910 में देखा गया था, 1986 में देखा गया था, 1910 में ही उस तारे की गति के, उस तारे के मार्ग के चित्र वैज्ञानिकों ने बना लिए थे। सूर्य के चारों ओर जाता है और उसकी जो पूंछ है वो सूर्य से दूर रहती है। परंतु करपात्र स्वामी 1975, 76 अथवा 80 के पास लिखते हुए भी कहते हैं पुच्छल तारे स्थिर हैं। फिर आगे जो तर्क वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, लल्ल, श्रीपति आदि ने आर्यभट्ट के विरुद्ध दिए थे, उन्हीं तर्कों को करपात्र स्वामी यहाँ दोहराते हैं। तो वही कहते हैं कि पक्षी चला गया तो पृथ्वी यदि घूमती है तो पक्षी लौट कर कैसे आएगा अपने घोंसले पे। बाण ऊपर फेंकूं तो यदि पृथ्वी घूमती है तो बाण दूसरी ओर गिरने चाहिए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो बाण पश्चिम की ओर गिरने चाहिए। ये सब बोलते हैं। और इससे फिर आगे कहते हैं इससे भी पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत गलत सिद्ध हो जाता है। ये सब उदाहरण से गलत सिद्ध हो रहा है। ये युक्तियाँ बहुत पुरानी हैं। ये वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, लल्ल आदि ने, श्रीपति आदि ने दी थी जिस समय विज्ञान की स्थिति बहुत भिन्न थी। उन्होंने ये युक्तियाँ दी थी और कहा था आर्यभट्ट का सिद्धांत ठीक नहीं है। आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया आर्यभट्ट का सिद्धांत ठीक था। आर्यभट्ट अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे कहना चाहिए। तो फिर ये करके फिर इन सब की चर्चा करके बाण पश्चिम की ओर ही गिरने चाहिए। फिर ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं जैसे पृथ्वी के वायु के आकर्षण पताका प्रवृत्ति की गति विपरीत दिशा में नहीं होगी। रेलगाड़ी में गेंद फेंकने के उदाहरण देके जो सापेक्ष गति का सिद्धांत है उसकी भी कोई समझ नहीं है करपात्र स्वामी जी को। बलों की कोई समझ नहीं है, वेक्टर फोर्स कोई समझ नहीं है। जो वायुमंडल पृथ्वी के साथ घूमता है ये भी सिद्ध है, विज्ञान ने सिद्ध किया है। कोरियोलिस फोर्स इसी के कारण होता है, कोरियोलिस इफेक्ट। वायुमंडल क्यों घूमता है पृथ्वी के साथ? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण और श्यानता, विस्कोसिटी के कारण। तो इन सब का कोई ज्ञान नहीं था करपात्र स्वामी को, फिर भी बहुत दृढ़ता से तर्क दे रहे हैं। ये रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति हाथ से जिस ओर गेंद फेंक दे तो दुगनी गति हो जाएगी, तो इससे आपत्ति होती है, इससे इसका खंडन हो जाता है। तो सभी अवैज्ञानिक बातें हैं इस पूरे 7 पृष्ठों के प्रकरण में। अवैज्ञानिक और बहुत जिसे कहूँ बालकपने के तर्क हैं। फिर कह रहे हैं क्यों जब रेलगाड़ी से कोई व्यक्ति कुछ फेंकता है तो आगे की ओर क्यों गिरता है? जो व्यक्ति भूमि पर खड़ा है, जो रेलगाड़ी में नहीं है, उसको ये लगेगा रेलगाड़ी से कोई कुछ फेंक रहा है तो उसको लगेगा आगे गिरा, जहाँ से फेंका वहाँ से आगे गिरा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जो रेलगाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको लगता है सीधा गया। तो यह जो बात है इसको करपात्र स्वामी जी कह रहे हैं रेलगाड़ी से गिराई हुई वस्तुएं पीछे की तरफ ही गिरेंगी, वस्तु हल्की होती है। रेलगाड़ी से वस्तु आगे की ओर ही आकृष्ट होती है, निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता। रेलगाड़ी से फेंका गया पत्थर अपने लक्ष्य से जो दूर गिरता है उसका कारण यह है कि गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और उससे लक्ष्य ठीक से नहीं लगाया जा सकता। ये भी अशुद्ध बात है, ये भी भ्रांत बात है। महाभारत में वर्णन है जो हस्तिनापुर में जब पांडवों कौरवों का युद्ध कौशल प्रदर्शन हुआ था तो घोड़े पर जाते हुए उन्होंने बाण लगाए थे पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने। तो एक चलायमान वस्तु पर, घोड़ा हो अथवा गाड़ी हो, उस पर जाता हुआ व्यक्ति भी लक्ष्य भेदन कर सकता है। परंतु करपात्र स्वामी जी कह रहे हैं रेलगाड़ी से क्यों बढ़ रही है, इसलिए लक्ष्य का ठीक से अंदाजा नहीं लग पाता। इस तरह वायुयान से फेंकी गई वस्तु लक्ष्य स्थान से आगे जाकर गिरती है। ये करपात्र स्वामी जी 1975 में लिख रहे हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, जिसमें बम गिराए जा चुके हैं। उसके पश्चात ये सब तर्क दे रहे हैं। मेघों की गति पश्चिम दिशा की ओर कभी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है। आगे ये कह रहे हैं इस तरह से पृथ्वी के भ्रमण से उत्पन्न हुई वायु का मेघ की गति से कोई संपर्क न माने जाने से उसके आधार पर सिद्ध किया गया। करपात्र स्वामी जी कह रहे हैं पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत सरासर गलत है। भू भ्रमणवादों मिथ्यैव मंतव्य, संस्कृत में कह रहे हैं भू भ्रमणवाद ही मिथ्या है। इससे ऐसे होता है पृथ्वी में कोई गति नहीं है। बहुत बहुत विस्तार से लिखा है। और ये आगे इन्होंने लिखा है जिन वेधशालाओं का निर्माण हुआ उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, तब से लेकर अब तक ध्रुव तारे का एक ही स्थान है।
इससे सिद्ध होता है ध्रुव तारे में और पृथ्वी में गति नहीं, ये भी बात अशुद्ध है। ध्रुव तारा, जो आज ध्रुव तारा है वो 2 सहस्र वर्ष पीछे ध्रुव तारा नहीं था। आप जानते हैं 73 वर्षों में 1 डिग्री पृथ्वी की का जो अक्ष है वो 1 डिग्री चलता है, और लगभग 26 सहस्र वर्षों में पृथ्वी का अक्ष 1 चक्कर ऐसे लगाता है, जिसके कारण ध्रुव तारा भी 2 सहस्र वर्षों में दूसरा हो जाता है। पर कृपाचार्य स्वामी जी इसको नहीं मानते। वे कहते हैं ध्रुव तारा में गति नहीं है, पृथ्वी में किसी प्रकार की गति नहीं, किसी तरह की गति नहीं। ठीक है। आगे वेद मंत्रों से सिद्ध करते हैं, वैदिक मंत्रों से अस्थात पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी सिद्ध है। यह वेद मंत्र ऐसा कहता है इसलिए पृथ्वी सिद्ध है, इस वेद मंत्र से सिद्ध होता है। फिर आगे इनका निष्कर्ष है, इस तरह से अनेक युक्तियों के आधार पर और अनेक श्रुति वचनों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है पृथ्वी को भ्रमणशील मानने का सिद्धांत निराभ्रम है। यह करपात्री स्वामी जी का निष्कर्ष है, जो भ्रम है। तो यहाँ करपात्र स्वामी जी ही भ्रांत हैं, पृथ्वी को भ्रमणशील मानने वाले भ्रांत नहीं है। करपात्र स्वामी जी ही, उन्हीं का पक्ष भ्रम है। गीता में शांकर भाष्य में एक बात कही गई है, न ही श्रुति शतमपि शीतोग्निर प्रकाशो वा ब्रुवत प्रामाण्यम उपैति। सैकड़ों श्रुतियां भी यदि कहें अग्नि ठंडी है, अग्नि ठंडा है, अथवा अग्नि से प्रकाश नहीं है, तो उसका प्रमाण नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा है ऐसा। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण मानना चाहिए, जो सामने दिख रहा है उसको मानना चाहिए। पृथ्वी घूमती है, बहुत, और सूर्य के चक्कर भी लगाती है। यह सिद्धांत विज्ञान, आज का विज्ञान ही, आज के उपग्रह सभी कुछ तो इसी सिद्धांत पर है। कोरियोलिस फोर्स, वायुमंडल का घूमना, ये सभी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो और ये सब जो करपात्र स्वामी जिस समय में लिख रहे थे, उस समय विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था। ऐसा नहीं था लोग इस पर, वैज्ञानिक इस पर भी कोई चर्चा कर रहे थे, तो बहुत समय पहले सिद्ध हो चुका था। उपग्रह चले गए थे अंतरिक्ष में, भारत ने उपग्रह अपना अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। तो इससे यह पता चलता है करपात्र स्वामी जी वास्तविकता से बहुत दूर थे, आधुनिक ज्ञान से बहुत दूर थे। फिर भी न्यूटन और केपलर को तुच्छ समझकर, नगण्य समझकर, आर्यभट्ट आदि को नगण्य समझकर अपनी युक्तियों से और श्रुति के आधार पर कहते थे पृथ्वी घूमती नहीं। तो यही मैंने पिछले चलचित्र में कहा था, इसी का मैंने संदर्भ दिया था। तो जिन लोगों को भ्रम हुआ, मैंने करपात्र स्वामी ऐसा नहीं कहा है और मैंने अपने मन से बना दिया, तो उसके लिए नहीं है। आप देख सकते हैं वेदार्थ पारिजात पृष्ठ संख्या 1294 से 1300 देख लीजिए। जाते जाते एक बात और कहूँगा, जैसे करपात्र स्वामी तर्क दे रहे थे यहाँ पे, वैसे ही तर्क और लोगों ने दिए हैं। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, जो मुसलमानों के एक लेखक थे, बरेलवी जो विचारधारा है उसमें प्रसिद्ध हुए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, क्या नाम है इसका, फौजुल मुबीन। और इसमें इन्होंने कुरान से, हदीस से, युक्तियों से, जिनको ये दलील कहते हैं, 105 युक्तियों से इन्होंने सिद्ध किया पृथ्वी घूमती नहीं है। उसका हिंदी अनुवाद भी है, ज़मीन साकिन है, ऐसा हिंदी अनुवाद भी इस पुस्तक का हुआ है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने भी यही कहा, क्योंकि कुरान में ये लिखा है उनकी समझ के अनुसार। अब कुरान में लिखा है, क्या लिखा है मैं तो जानता नहीं, मैं अरबी नहीं जानता, पर उनकी समझ के अनुसार कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, और मेरी युक्ति है इसलिए पृथ्वी घूमती नहीं है, ज़मीन साकिन है। करपात्र स्वामी जी ने भी वही किया। ये तो वेद मंत्र में नहीं लिखा है, सूर्य सिद्धांत में नहीं लिखा है, इसलिए पृथ्वी घूमती नहीं है। यह सोच कहाँ तक ठीक है? यह सोच आज के समय में तो ठीक है ही नहीं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और विश्व इतना आगे 1975 तक भी पहुँच चुका था। ऐसा नहीं है, मनुष्य चंद्रमा पर पहुँच चुका था 1975 में। अब भले कुछ लोग कहें मनुष्य चंद्रमा पे गया ही नहीं था, पर ऐसे लोगों को, जो षड्यंत्रवादी लोग हैं, इनको तो कौन समझा सकता है? आज भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं पृथ्वी चपटी है, कौन समझा सकता है? मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच चुका था, भारत ने उपग्रह अपना अंतरिक्ष में डाल दिया था। उस समय लिखते हुए करपात्र स्वामी जी ने बड़े बल देकर आर्यभट्ट, न्यूटन, केपलर इत्यादि को नगण्य मानते हुए अपनी युक्तियों के आधार पर सिद्ध किया पृथ्वी स्थिर है, और कहा जो भ्रूभ्रमणवादी हैं वे भ्रांत हैं। तो यहाँ भ्रांति किसकी थी ये आप सब जानते हैं। इस चलचित्र का उद्देश्य करपात्र स्वामी का अपमान करना नहीं है।
इस चलचित्र का उद्देश्य केवल यह है, जो बात कही जाए उसको बिना परखे, बिना सोचे मानना ठीक नहीं है। और दूसरा, वास्तविकता और आधुनिकता से दूर रहकर व्यक्ति भ्रांत हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। ये मैं केवल करपात्र स्वामी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति भ्रांत हो सकता है। वास्तविकता और आधुनिकता से दूर नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण की महत्ता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना चाहिए, और जिस विषय में अधिकार न हो उस विषय के विद्वानों को ऐसे बोलकर खंडन करने से व्यक्ति अपना ही खंडन करता है, अपनी ही लेखनी को व्यर्थ करता है। यह मेरा कहना है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं कही गई है। ये चलचित्र उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझ पर यह आक्षेप लगाया मैं करपात्र स्वामी की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं, वेदार्थ पारिजात पृष्ठ संख्या 1294 से 1300। नमो।